नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर स्वागत है आपका इन डेप्थ में। और आज बात एक सवाल की नहीं, एक खुलासे की कर रहा हूँ भाई, जो नक्सलियों ने किया है। और ये खुलासा है सोने की कीमतों के बारे में। थोड़ा अजीब सा लगता है कि सोने की कीमतों के बारे में नक्सलियों का क्या खुलासा है आखिर, लेकिन देखिए सीधे जुड़ती है बात। नक्सली कमांडर पापा राव, जिन्होंने एक हफ्ते पहले सरेंडर किया, बहुत बड़े कमांडर जो आखिरी नक्सलियों के कमांडर कहे जा रहे थे, और इसके बाद नक्सलवाद के खात्मे की बात की जा रही है। उन्होंने बीजापुर से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सरेंडर किया। जब वो सरेंडर करके आए तो मीडिया ने उनसे बहुत सारी बातें की नक्सल के बारे में, नक्सलियों के बारे में। तो उन्होंने इसी बीच बातचीत में एक बात कही, जब उनसे पूछा गया, क्योंकि नक्सली अपने साथ बहुत सारा सोना भी लेकर आए। सिर्फ पापाराव ही नहीं, दूसरे नक्सली भी जिन्होंने सरेंडर किया, जो ग्रुप्स में सरेंडर हुए हैं, उनमें कैश तो उन्होंने अपने साथ लाए और बहुत सारा सोना भी लेकर आए। और बहुत बड़ी मात्रा में सोना है, 16-17 करोड़ का सोना तो पापाराव के ग्रुप ने ही सौंपा है पुलिस को। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि नक्सली घोर घने जंगल में इतना सोने के साथ नक्सली क्या कर रहे थे, कि इतना सोना क्यों था उनके पास। तो पापाराव से जब ये पूछा गया कि ये इतना सोना आप क्यों रखते थे, तो जो पापाराव ने खुलासा किया वो बड़ा, उसके कई आयाम है। वो फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म जिसको कहा जा रहा है धुरंधर से भी वो बात जुड़ती है। कैसे? तो पापाराव ने कहा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई, 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो नक्सलियों के करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, क्योंकि उस टाइम तक वो कैश रखते थे अपने पास। और उस टाइम पीक पर था, 2016 में नक्सलवाद जो था बस्तर में बड़ा पीक पे था। बहुत जबरदस्त उसकी होल्ड थी, वहां जनताना सरकार चल रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर वो हमले बोल रहे थे सुरक्षा बलों पर। तो काफी मजबूत स्थिति में थे और उनकी लेवी जो जो उनकी अर्थव्यवस्था थी वो भी बड़ी मजबूत थी, जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था। तो जैसे ही 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, नक्सलियों की कमर टूट गई, क्योंकि वो कैश सारा खराब हो गया और उस जंगल से लाकर कैश को बदलवाना इतने बड़े पैमाने पर बैंकों में बड़ा मुश्किल था। तो करोड़ों रुपए उनके बर्बाद हो गए, ये पापाराव ने कहा। हमारा पार्टी के अंदर सोना भी रखते, एक एक बार नोटबंदी आने से बाद पूरा नोट बदली, पूरा करोड़ों रुपया जाएगा, ऐसे करके बीच बीच में हम सोना भी रखते हैं। तब से नक्सलियों ने तय किया कि कैश नहीं रखेंगे, हम सोना रखेंगे, ताकि उसका फट से उसको बेच के जब भी जरूरत हो तो हम कैश ले सकें और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। तो ये पापाराव का खुलासा बहुत बड़ा खुलासा हम कह सकते हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में वो सोना रखते थे। तो नोटबंदी के प्रभावों पर खूब चर्चा हुई है, लेकिन इस एंगल पर कभी चर्चा नहीं हुई है। और अब ये बात फिल्म धुरंधर से कैसे जुड़ती है, क्योंकि फिल्म धुरंधर को भी इसलिए प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जा रहा है क्योंकि इसमें नोटबंदी का एक एपिसोड दिखाया गया है, कि एक कहानी नोटबंदी की भी दिखाई गई है कि किस तरह से पाकिस्तान में नकली नोट छापकर उसको भारतीय अर्थव्यवस्था में पंप करने की तैयारी थी, और उसको भारत सरकार को पता लगा अपने एजेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने, और एक वजह नोटबंदी की ये भी मानी गई कि नोटबंदी कर दी सरकार ने, तो वो उनका करोड़ों रुपए जो था, जो पंप किया जाना था भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए नकली नोटों का, वो रोक दिया गया। और इस तरह से आतंकवाद को बड़ा झटका लगा। तो ये प्रोपेगेंडा इसको कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, जब नक्सलियों ने ये खुलासा किया तो ये बात दोनों जुड़ती हैं कि ये प्रोपेगेंडा नहीं, असलियत थी। क्योंकि अब पापाराव जो बोल रहे हैं वो बात तो है ही, इम्पैक्ट उसका कि कैसे पड़ा नक्सलियों पे इम्पैक्ट, और उनको बहुत भारी नुकसान हुआ नक्सलियों को, उसके बाद वो सोना रखने लगे। तो ये दोनों चीजें जुड़ती हैं कि एक बात उसको बल मिलता है। जो फिल्म धुरंधर है उसमें जो चीज दिखाई गई है वो नक्सलियों के मामले में जो असलियत है उससे जुड़ती है कहीं ना कहीं। तो एक बात तो ये हो गई कि ये नक्सलियों की कमर टूटी थी डिमोनेटाइजेशन से। और ये बात ये इससे, क्योंकि जो नोटबंदी के जो प्रारंभिक उद्देश्य बताए गए थे जो सरकार की तरफ से, वो तो एक तो काला धन को रोकने का था। जो काला धन है, जो जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस नोट का 500 और 1000 के जो नोट थे जो बंद किए गए, उसको ठीक करना, क्योंकि काले धन से फिर टैक्स नहीं मिलता है सरकार को और बहुत भारी नुकसान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में काला धन काफी था, तो सबसे प्रारंभिक कारण तो यही बताया गया। दूसरा, नकली नोटों को बाहर करना जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो। और तीसरा, आतंकवाद को, जो कैश में जो जिसके जरिए आतंकवाद चलता था उसको रोकना। ये तीन प्रमुख उद्देश्य थे। और चौथा था डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना। तो इसको तो हम छोड़ते हैं, लेकिन आतंकवाद और
जो कैश नकली कैश था उसके बारे में हम बात करें तो ये दोनों चीजें सरकार का मकसद पूरा होता दिखता है। देखिए 8-10 साल बाद ये कोई इंसिडेंट है कि धुरंधर में भी ये दिखाया गया और नक्सलियों ने भी असलियत में ये खुलासा किया। तो एक नोटबंदी का ये बड़ा इम्पैक्ट था जो अब उसका खुलासा हो रहा है। अब बात यह है कि जब नक्सली ये कह रहे हैं कि उन्होंने सोना रखना शुरू कर दिया नोटबंदी के बाद से, क्योंकि उनको डर था ये नोटबंदी कभी भी हो सकती है आगे और हमको नुकसान होगा, तो सोना रखने लगे। अब नक्सली ही नहीं, जो माफिया है, इंटरनेशनल माफिया जो भारत में ऑपरेट करता है, या जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो गैंगस्टर्स हैं, जो स्मगलर हैं, इन्होंने भी, जिनके पास भी काफी कैश होता था उस समय, तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से नक्सलियों ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि सोना रखने लगे वो, उसी तरह से माफिया और एंटी सोशल एलिमेंट हैं, स्मगलर्स हैं, बॉर्डर पर जो स्मगलिंग करते हैं, चाहे राजस्थान का बॉर्डर हो चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, उन्होंने भी ये तकनीक अपनाई होगी और सोना वो रखने लगे होंगे। तो इस बड़े पैमाने पर जब सोना की जमाखोरी, जब कैश की जगह लोग सोना रखने लगे, इस तरह के जो अर्थव्यवस्था में बड़े मायने रखते हैं, तो कीमतों में उछाल आना शुरू हुआ सोने का, क्योंकि सोना डंप होने लगा, तो उसकी कमी होने लगी मार्केट में, तो सप्लाई और डिमांड में अंतर आया, तो ये सोने की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। 2016 में अगर मैं कीमत बताऊं एक तोले सोने की, 10 ग्राम सोने की, वो थी 28,000 मात्र। जी हाँ, 28,000। 10 साल पहले सिर्फ 28,000 में सोना मिलता था एक तोला, और जो कि अब 10 ग्राम प्रति 1.5 लाख से ऊपर है। 10 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ, 28,000 से 1.5 लाख। और आप देखिए हर साल वो धीरे 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 बढ़ता रहा, 2023 से ज्यादा तेजी से बढ़ा। तो एक बड़ी वजह ये मान सकते हैं हम कि सोना इस तरह से माफियाज, नक्सली या आतंकवादी कह लीजिए या जमाखोर कह लीजिए, उन्होंने डंप करना शुरू किया और सोने की कीमतें बढ़ी। तो एक बड़ी वजह ये है, हालांकि और भी वजह है, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां हैं जहां पे अनिश्चितता की स्थिति है 2023 के बाद से ही। और अभी तो चाहे रूस यूक्रेन युद्ध कह लीजिए, चाहे खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है अमेरिका इजराइल ईरान में, उसको कह लीजिए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोने की जमा, क्योंकि जो कागजी नोट है या उसका कोई भरोसा नहीं है जिस तरह से हालात बनते रहे, तो लोग सोने में निवेश या सोने को जमा करने का, जो हम भारतीय परंपरा में भी ये एक मानसिकता रही है कि सोने को जमा करके रखिए, आड़े वक्त में काम आएगा। तो ये एक बड़ी वजह ये भी रही। और उसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट है, आतंकवादी है, नक्सली है, जो भी है, उन्होंने भी इसमें उनका बड़ा रोल रहा सोने की कीमतें बढ़ाने में। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये बात कनेक्ट होती है। तो नक्सलियों ने वो खुलासा किया जिसकी, जो अर्थव्यवस्था के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है, और जो सरकार की कोशिश जो रही डिमोनेटाइजेशन की या नोटबंदी की, उसकी तस्दीक करती है, उसका सपोर्ट करती है कि हाँ, जो मानसिकता थी, जिस मकसद से नोटबंदी की गई थी, वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। क्योंकि पापाराव का खुलासा बड़ा है, क्योंकि नक्सली जिस पैमाने पर सोना लेके आए वो बड़ा आश्चर्यजनक था और ये सवाल बड़ा उठ रहा था। और मीडिया ने जब ये बात पूछी तो पापाराव ने खुलासा किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिमोनेटाइजेशन और नोटबंदी का जो मकसद था, उसका कहीं ना कहीं जो मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। खासतौर से अगर हम सिर्फ नक्सली, जो सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था देश में, जो कि अब खात्मे के कगार पर है, तो 2016 में इसकी कमर टूटी थी जब ये पीक पे था। तो यही एक वजह, अगर नोटबंदी की हम मान लें तो ये बड़ी सफलता थी नोटबंदी के मकसद के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नक्सली, नोटबंदी और धुरंधर फिल्म का हम अगर तीनों को कनेक्ट करके इस पूरी सिचुएशन का आकलन करें, तो ये सोने की कीमतें क्यों बढ़ी, इसका जवाब भी कुछ हद तक मिलता है। और किस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद को डैमेज हुआ नोटबंदी के चलते, वो भी इससे जाहिर होता है। एक आप धुरंधर फिल्म में देख लीजिए और एक असलियत में नक्सलियों के सरेंडर को देख लीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों चीजें कनेक्ट होती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।